संख्या में कश्मीरी पंडित थे, अब कितने कश्मीरी पंडित बचे हैं? यहाँ पर अभी वही जो पुरानी कहावत है कि सावगर के बाद एक एक दीपक जलेगा, तो बस वही पोषण है इस टाइम कश्मीरी पंडितों के बारे में। हाँ, एक एक योजना चलाई थी मनमोहन सिंह ने कि ये नहीं है कि यहाँ के जितने भी मोहम्मदन भाई हमारे मुसलमान भाई ये सारे खराब है, नहीं। जैसे कि चावल में कुछ दाने होते हैं, ऐसे उनमें भी कुछ दाने निकले जिन्होंने माहौल को बिगाड़ा। कब क्यों बिगाड़ा, कैसे बिगाड़ा, उनके पीछे क्या मंशा था, वो वही जाने, पूरा भारत भी जानता है। तो बाकी ये नहीं बोलेंगे कि माहौल 90 तक भी मीठा था हमारे अपने बरादरी मुसलमान भाइयों से, और अभी भी उनसे बहुत अच्छा माहौल है। अब एक डर का माहौल है। डर का माहौल यह है कि 370 के बाद हर कोई किसी की ज़बान खुलती नहीं है, बंद है। हर कोई डर रहा है बोलने से। ये पता नहीं ये डर जो है उनको क्यों है, कैसे है, वो ईश्वर एक जानता है। जब तक यहाँ के सारी कम्युनिटी मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कश्मीरी पंडित जितने भी हैं एक टेबल पर बैठकर वन टाइम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को यहाँ पर कैसे बसाएंगे हम, बाकी सरकार के दम पर ये नहीं होगा। सरकार जो है ये सियासत है, ये सिया मतलब हो गया काला, सत मैंने हो गया सच। एक काला सच बोलने वाली पार्टियां होती हैं, 5 साल तक काला सच बोलती रहते हैं, अपना काम निभाते हैं। कौन सरकार लेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक यहाँ का लोकल हमारा मुसलमान भाई बाहर नहीं आएगा, टेबल पर बात नहीं कर। देखो सर, 7वीं माइग्रेशन है हमारी। हम नहीं चाहते हैं कि 8वीं हो जाए, हम नहीं चाहते हैं। हम बोल रहे हैं कि अभी महाराज सरकार यही ज़मीन दे सकती है, पैसा दे सकते हैं बसने के लिए, बसाने के लिए। बाकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई सरकार नहीं लेंगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बोलते हैं ये, लेकिन ये इसमें 0%। लेकिन यहाँ का जो लोकल मुसलमान है उसको 2 गन का फेस करना पड़ेगा। पड़ा सबसे पहले मिल्टन का गन भी, अगर वो कुछ सच बोलता था तो शाम को उसको फेस करना पड़ता था मिल्टन का। अगर वो झूठ बोलता तो शाम को सीआरपी वालों का, आर्मी वालों का गन फेस करना पड़ता। उसको मेरे से भी ज़्यादा परेशानी हो गई। हमको उससे चुगनी परेशानी यही हो गई कि हमने जो कुछ कमाया था, हमारे पुरखों ने, दादू ने, जो हमारे पास ज़मीन ज़रात सब कुछ बह गया, जैसे एक सैलाब आ गया सब। वही एक दुख है हमारा। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। हम श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके हबा कदल में हैं, और हबा कदल वो इलाका रहा है जहां एक वक्त 90 से 99% अगर मैं कहूं तो कश्मीरी पंडितों का बसावट रहा। लेकिन एक दौर आया और 1990 में उन्हें यहाँ से निकाला गया, उन्हें भागने पर मजबूर किया गया, क्योंकि जानें ली जा रही थी कश्मीरी पंडितों की। और जिस इलाके में हैं, हम तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अब मकान वीरान पड़ चुके हैं। मंदिर जो है वो इस झेलम के किनारे, बताया जाता है कि इस हबा कदल के इलाके में 700 से 800 छोटे और बड़े मंदिर हुआ करते थे। लेकिन वक्त आया और जब उस उथल पुथल, आंधी तूफान, सुनामी कहिए, सब कुछ तहस नहस हुआ। अब बहुत कम मंदिर बचे हैं। उन्हीं एक खास मंदिरों में से एक है ये मंदिर जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं, और भगवान शिव का ये मंदिर है। और हमारे साथ बबलू जी हैं जो इस मंदिर का देखरेख करते हैं। और आपको बता दूं कि इस मंदिर का इतिहास 600 साल पुराना है। लेकिन इस मंदिर को लेकर जो बातचीत है वो करेंगे कि एक वक्त था जब ये मंदिर खंडहर हो चुका था, और फिर बबलू जी आते हैं और फिर सब कुछ ठीक करते हैं, और आज के वक्त में ये मंदिर अपने अस्तित्व के साथ ओढ़े हुए है, सुरक्षित है। ये जो ग्रिल लगी हुई और जालियां लगी हुई हैं, आप चीज़ें देख रहे हैं, दरअसल ये पत्थरबाजी से बचने के लिए लगी थी, क्योंकि बहुत पत्थरबाजी पहले होता था और मंदिर पर भी इस तरह से हमले होते थे। और बहुत सारे ऐसे किनारे इसी झेलम के मंदिर हैं जो खंडहर हो गए हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं उस रोज़ का कि किस रोज़ उनकी भी किस्मत बदलेगी। बबलू जी, आपने बात करने का फ़ैसला किया, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके, क्योंकि
कश्मीरी पंडितों को लेकर खासकर जिस तरीके से हाल के दिनों में माहौल रहा पीछे जब टारगेट्स किलिंग की गई, उसके बाद भी एक नया दौर देखा कश्मीरी पंडितों ने खुद पर हमले का। वो 90 का सब कुछ दौर आंखों के सामने होगा आपके। सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या कुछ यादें हैं आपके जहन में? मेरा नाम बबलू जी भट्ट है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट से 2022 में रिटायर हो चुका हूँ और इस टाइम 18 सालों से मैं इस पुरुषार मंदिर, इसका नाम है पुरुषार मंदिर, ये पुराना 600 साल पुराना मंदिर है। 2007 में 2006 दिसंबर 2006 में मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर इसका ये हालात, बुरी हालात थी मंदिर की। तो तब से आराम से मैंने कोई गवर्नमेंट का सहारा नहीं लिया, अपने भक्तों से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से थोड़ा सा हेल्प लेके इसको हमने वापस अपनी पोजीशन में लाए। अभी भी अपनी पोजीशन में पूरा नहीं है, लेकिन फिर ताहम भी ये 85% हमने इसको गेन कर दिया। तो 90 से 2019 5 सितंबर 2019 तक पूरा जो यहाँ का माहौल था वो बहुत ख़राब था, बहुत गंदा माहौल था। पत्थरबाजी हो रही थी, टारगेट किलिंग हो गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन ईश्वर की कृपा से हमने सबसे पहले अपने आप में से एक डर का माहौल जो वो ख़त्म किया था पहले ही जी। क्योंकि मौत जो है वो एक बार आती है, बार बार तो आती नहीं है। जो बार बार मौत से डरेगा वो तो बार बार मरेगा। इसलिए हमने मौत को पहले ही गले लगाया था। तो तब से अभी तक ईश्वर की कृपा से, आपकी दुआ से अभी तक हम चल रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही काम करेंगे। नंबर 2, मैं यहाँ बैठा है, लेकिन मैंने करीबन जो यहाँ कुछ मंदिर थे 100 में से 30-40 मेरे हाथ से खुल गए और खुलवाए गए। नए सिरे से वो उनका नया तामीर करवाया। तो लगभग इस टाइम करीबन 20% मैक्सिमम मंदिर जो है रिस्टोर किया आपने? वो रिस्टोर। मेरे ज़बान थी, कहीं हाथ था, कहीं मशवरा था। तो हर जगह जहाँ तक मैं पहुँच गया तो वहाँ तक धार्मिक का काम चलाया मैंने। अच्छा, ये बताइए, इस इलाके में पहले तो काफ़ी संख्या में कश्मीरी पंडित थे, अब कितने कश्मीरी पंडित बचे हैं यहाँ पे? यहाँ पर अभी वही जो पुरानी कहावत है कि 100 घर के बाद एक दीपक जलेगा, तो बस वही पोजीशन है इस टाइम कश्मीरी पंडितों के बारे में। हाँ, एक योजना चलाई थी मनमोहन सिंह ने, जो पीएम था लास्ट में। उसने पीएम पैकेज के लिए एक रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम किया था कि हम 6000 मुलाजिम देंगे। लेकिन उनकी सरकार में 2-2.5 हज़ार फिलअप हो गए। उसके बाद जब ये गवर्नर आ गया, इसका प्रेसिडेंट का रोल हो गया, तो उसमें से उन्होंने वो फिलअप कर दिए। बाकी जो बैलेंस थी 3000 थे, 3500 थे, जो भी था उन्होंने वो फिलअप कर दिया। उसमें से 2-2.5 हज़ार का उन्होंने क्वार्टर भी इशू कर दिया। मगर उसमें सबसे पहले हमारे जो पीएम पैकेज वाला बच्चा है उससे एक एफिडेविट लिया गया कि बेटा नौकरी करनी है, प्रॉपर कश्मीर में करनी है और कहीं आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम आपको क्वार्टर देंगे तो आपसे ये एफिडेविट लिया जाता है कि टिल रिटायरमेंट, यहाँ से बोलते हैं कि रिहैबिलिटेशन हम माइग्रेशन ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन हमारे बच्चों से एफिडेविट लिया जाता है कि ये क्वार्टर आपको तब तक है जब तक आपकी नौकरी है, नौकरी के बाद आपने छोड़ना है। अब बताओ कौन से रिहैबिलिटेशन है? और बताओ। बहुत सही बात है। तो अब तो आप जैसा बता रहे हैं बहुत कम बचे हुए हैं। मैं ये बताइए, जो आसपास हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, जो जर्जर मकान दिख रहे हैं मुझे, जो बिल्कुल पतले ईंट वाले हैं जैसा कि हमें बताया गया है यहाँ पे, वो सब कश्मीरी पंडितों को पहले मकान हुआ करते थे। वो देख रहा हूँ, वो तो बहुत जर्जर हालात में है और कुछ पर कब्जा भी किया लोगों ने। हुआ करते थे। अच्छा। लेकिन अभी नहीं है। अच्छा। अभी करीबन जो भी बेचारा यहाँ से माइग्रेशन जिन्होंने कर दिया, किसी ने बेटी की शादी थी मजबूर होकर बिक्री कर दिया, किसी को बीमारी थी मजबूर होकर बिक्री कर दिया, जो 100 का चीज़ था वो उसने 25 रुपए में बिक्री कर दिया। मजबूरी के हालात में हर एक ने, कोई देखो
आप अगर सब कुछ खो बैठे, हम इंसान सब कुछ खो बैठे, लेकिन अपना रिहायशी घर कोई नहीं चाहता है कि अपना रिहायशी घर छोड़ कर जाऊँ, लेकिन हालात ऐसे बने, हालात, हाँ ये भी मैं बोल रहा हूँ बीच में कि ये नहीं है कि यहाँ के जितने भी मोहम्मदन भाई, हमारे मुसलमान भाई, ये सारे ख़राब है, नहीं। जैसे कि चावल में कुछ दाने होते हैं, ऐसे उनमें भी कुछ दाने निकले जिन्होंने माहौल को बिगाड़ा। कब क्यों बिगाड़ा, कैसे बिगाड़ा, उनके पीछे क्या मंशा था, वो वही जाने, पूरा भारत भी जानता है। तो बाकी ये नहीं बोलेंगे कि माहौल 90 तक भी मीठा था हमारे अपने बरादरी मुसलमान भाइयों से, और अभी भी उनसे बहुत अच्छा माहौल है। अब एक डर का माहौल है। डर का माहौल यह है कि 370 के बाद हर कोई किसी की ज़बान खुलती नहीं है, बंद है, हर कोई डर रहा है बोलने से। ये पता नहीं ये डर जो है उनको क्यों है, कैसे है, वो ईश्वर एक जानता है। नंबर 2, एक 2,500-3,000 जो बच्चे हैं पीएम पैकेज वाले हैं, वो रेंटू पर रह रहे हैं। जो मुझे बताओ सर, आप जो 30,000 रुपया तनख्वाह लेता है वो 15,000 रेंट देता है। अब उसका क्या हाल होगा बेचारे का। अब माँ भी है, बाप भी है, अपनी फैमिली भी है, वो कैसे गुजारा करता है वो ईश्वर ही जानता है। हमको कोई आश नहीं। 10 साल गवर्नमेंट रही बीजेपी की यहाँ पर, एलजी गवर्नमेंट रही, प्रेसिडेंट रूल रहा, बहुत कुछ वादे किए गए हैं। कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाएंगे, 5 बार ज़मीन मरले देंगे। अभी जो नई सरकार भी अभी आ नहीं रही है, अभी ये बोल रहे हैं पंडितों को। लेकिन सर मैं एक मशवरा आपको बता रहा हूँ, तब तक जब तक यहाँ के सारी कम्युनिटी मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कश्मीरी पंडित जितने भी हैं, एक टेबल पर बैठकर वन टाइम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को यहाँ पर कैसे बसाएंगे हम। बाकी सरकार के दम पर ये नहीं होगा। सरकार जो है ये सियासत है, ये सिया मतलब हो गया काला, सत मैंने हो गया सच। एक काला सच बोलने वाली पार्टियाँ होती हैं, 5 साल तक काला सच बोलती रहती हैं, अपना काम निभाते हैं। कौन सरकार लेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक यहाँ का लोकल हमारा मुसलमान भाई बाहर नहीं आएगा, टेबल पर बात नहीं कर। देखो सर, 7वीं माइग्रेशन है हमारी, हम नहीं चाहते हैं कि 8वीं हो जाए, हम नहीं चाहते हैं। हम बोल रहे हैं कि अभी महाराज सरकार यही ज़मीन दे सकती है, पैसा दे सकते हैं बसने के लिए, बसाने के लिए। बाकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई सरकार नहीं लेंगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बोलते हैं ये, लेकिन ये इसमें 0% सच है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने तो पूरा दौर देखा और आप लगातार इसके लिए यहाँ पे काम कर रहे थे। एक वक्त हुआ करता था जब ये आपके अपने लोगों से गुलजार हुआ करता होगा मोहल्ला, और आज के वक्त में तो किसी तरह का डर भय भी है, या जो पुराने लोग जो चले गए हैं उनसे कोई बातचीत होती है क्या, वो लोग कोई खोज खबर लेते हैं? सर सुनो, पहले भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, हर कोई बुरा नहीं है, हर एक के पास गन नहीं था। कुछ परसेंट थे जिनकी वजह से वो भी, देखो मैंने एक गन का फेस किया है, मिलिटेंट का गन का। लेकिन जो यहाँ का क्या लोग, हुआ था आपका? मतलब बता रहा हूँ कि कश्मीरी पंडित क्यों भाग गया, कि गन की वजह से भाग गया। लेकिन यहाँ का जो लोकल मुसलमान है उसको 2 गन का फेस करना पड़ेगा, पड़ा। सबसे पहले मिलिटेंट का गन भी, अगर वो कुछ सच बोलता था तो शाम को उसको फेस करना पड़ता था मिलिटेंट गन। अगर वो झूठ बोलता तो शाम को सीआरपी वालों का, आर्मी वालों का गन फेस करना पड़ता। उसको मेरे से भी ज़्यादा परेशानी हो गई। हमको उससे चुगनी परेशानी यही हो गई कि हमने जो कुछ कमाया था, हमारे पुरखों ने, दादू ने, जो हमारे पास ज़मीन ज़रात सब कुछ बह गया, जैसे एक सैलाब आ गया सब। वही एक दुख है हमारा। अब सब कुछ बहने के बाद अगर हमको एक घर मिल जाता है यहाँ कश्मीर में, तो जो जम्मू में हाल है हमारा, अप्रैल के बाद जो हाल होता है, तो उस हाल से बचने के लिए हम सोच रहे थे कि कोई आए। मगर तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ के लोकल नहीं चाहेंगे, यहाँ के संस्थाएं जो हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो नहीं चाहेंगे, तब तक नहीं होगा कोई मसला। अच्छा, इस हबा कदल के इलाके में सरकार की तरफ से कोई पहल की गई मंदिरों को ठीक करने की, या जो टूट चुके हैं या जो जिन पर कब्जा हो गया? मुझे कोई कह रहा था कि कई धड़ों ने क्या किया कि मंदिर पर कब्जा करके मकान भी बना लिए। हाँ, वो एक आर्डर सरकार ने बज़रिए कोर्ट निकलवाया कि अगर कहीं एनक्रोचमेंट हैं तो उनको
बज़ेरिए अगर सीधा नहीं जाते हैं तो बज़ेरिए पुलिस उनको निकाल रहे हैं। उस पर कुछ न कुछ परसेंट मतलब 0 से 1% तक अभी काम हो गई है। कुछ पैसा भी मिलता है अगर मंदिरों का कोई नुकसान है उनके लिए भी पैसा मिलता है, सरकार देता है ठीक करने के लिए। ये स्टेप उन्होंने उठाया, लेकिन ये स्टार्ट है, बिगिनिंग शुरुआत है, अभी उसका एंड नहीं हो गया। अच्छा, किस तरह की आपको उम्मीदें हैं, किस तरह की सरकार होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, ताकि जो आप लोगों की मांग है वो पूरी की जा सके? यहाँ किसी भी तरह की अगर कोई भी सरकार होगी, लेकिन यहाँ कामयाब नहीं होगी। कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। यहाँ एलजी की गवर्नमेंट थी, मुझे लग रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी आगे क्या होगा वो ईश्वर ही जानता है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं उसके बारे में। जब कोई सियासी वाले आ जाएंगे, वही काला सच बोलने वाले आ जाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि आगे क्या होगा वो ईश्वर जानता है। अच्छा, पत्थरबाजी जैसी चीज़ों का डर अभी भी रहता है आप लोगों को? नहीं, वो 5 अगस्त 2019 से वो 0% हो गया। अच्छा। वो 0% हो गया, अब नहीं है, अब नहीं है। तो ये मंदिरों पर जो जालियाँ और ये सब मैं देख रहा हूँ वो ये चल रहा था 2019 तक, जैसे वो 2020 मैच चल रहा था वैसे चल रहा था। जहाँ पर सीआरपी कैंप था वहाँ कुछ लड़के आते, महल्ले के नहीं आते थे, वो पता नहीं कहाँ से आते थे, 4-5 महल्ले छोड़कर आते थे, कुछ लड़के आते थे, शरारती लड़के आते थे, वो लग रहा था। इसलिए यहाँ पर जो साइड में जाली वाले लगाए कि ये उसी का मतलब एक। तो ये कभी पत्थर वत्थर आए भी इधर? हाँ, पत्थर क्यों नहीं आ रहे? पत्थर जब दोनों साइड से पत्थर चलते थे तो पत्थर सीधा सीधा तो नहीं, दाएं बाएं तो लगती थी, पत्थर लगती थी, पत्थर लगती थी। तो एक बस आखिरी बात अब आपसे पूछूंगा, पहले वाला जम्मू कश्मीर चाहिए या अब कोई नया जम्मू कश्मीर चाहिए? यहाँ पर जब तक सर यहाँ का कोई सलूशन नहीं निकलेगा कश्मीर में, जैसे ये बोलते हैं ये सियासी जंग है, ये पॉलिटिकली इशू है, इस इशू को जब तक दफनाया नहीं या उजागर नहीं किया जाएगा तब तक सर यहाँ तो हमको लगता है कि यहाँ तब तक सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार। कोई भी सरकार आ जाएगी, दबाने से कुछ नहीं होगा या दबने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सरकार के ऊपर कुछ। अच्छा, तो ये जो मंदिर है ये आम दर्शन के लिए भी खुला रहता है? ये सर सुबह 4:30 बजे से मैं खोलता हूँ इसको और शाम के 7:30 बजे तक मैं खोल कर रख रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ के लोकल महल्ले वाले हैं मुझे 101% उनका सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, मुसलमानों से सहयोग मिला उनका। उनकी सहयोग से ही इस मंदिर को नए सिरे से हमने ठीक कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने भी कुछ अपने तरफ से चंदा वंदा भी नहीं, किया? चंदा वंदा नहीं, जैसे लेबर था, मिस्त्री था, जो भी था, तो उनकी वजह उन्होंने ला कर दे दिया, सब कुछ उन्होंने कर दिया। ये झूठ क्यों बोलेंगे हम, जो सच्चाई है सच्चाई। महल्ले वालों की तरह यहाँ का महला जो है ना, जहाँ यहाँ प्रेसिडेंट है मोहम्मद मकबूल सर, तो उनके सहयोग से सब कुछ यहाँ ठीक अभी भी चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी चलेगा। ठीक है। तो आप सुन रहे थे बबलू जी को, जो सालों से इस 600 साल पुराने मंदिर की देखरेख में है। एक वक्त ये मंदिर वीरान पड़ गया था, खंडहर होने पर था, और उसके बाद ये आते हैं यहाँ पर और इसे रिस्टोर करने का काम करते हैं। बताते हैं कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों ही नहीं बल्कि मोहल्ले के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी मदद की अपनी तरफ से, ताकि इस मंदिर को उसकी पुरानी शक्ल में लौटाया जा सके। अभी भी कई काम बाकी है, लेकिन अब मंदिर कम से कम अपने ढांचे में है और दर्शन के लिए लोग आते जाते हैं। और आसपास का जो माहौल है वो भी बबलू जी को हम आपको सुना ही रहे थे। तो इस रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। हवा कदल से मैं ऋषिराज, भारत तक।